हेलो गाइस। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एसआर काटवा एग्रोनॉमी चैप्टर को, तो कल हमने सोल्व किया था धान फसल। और आज हम यहाँ पर जो क्लियर करेंगे वो करेंगे गेहूँ फसल से जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो गेहूँ से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, उन सभी का आइडिया आपको इस टॉपिक से लग जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है और अगर आप रेगुलर क्लास लेना चाहते हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि आपको कल भी बताया गया था कि आपकी जो सेकेंड क्लास है वो केवल इवनिंग में लगेगी और वो हमारे सेकेंड चैनल पर लगेगी। इसका टाइम रहेगा आपका 8 बजे। और सेकेंड जो हमारा चैनल है एग्री बाय दीपक सर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसका क्लास का टाइम है आपका 8:30 बजे। ठीक है, इवनिंग में आपकी 2 क्लास रहेगी, एक रहेगी 8 बजे इसी चैनल पर और 8:30 बजे सेकेंड चैनल पर। सेकेंड चैनल पर एग्रीकल्चर और राजस्थान जी की दोनों की क्लास लगेगी। ठीक है, एक दिन आपकी एग्रीकल्चर और एक दिन राजस्थान जीके की क्लास लगेगी। तो आज वहाँ पर आपकी राजस्थान जीके की क्लास लगेगी। तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो कि राजस्थान जीके की क्लास लेना चाहते हैं तो आपको इवनिंग में प्रेजेंट हो जाना है। ठीक है, तो चलिए ये हुई एक्स्ट्रा बात। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो इसमें आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि सामान्य रोटी वाले जो गेहूं होता है, मतलब कॉमन जो ब्रेड व्हीट होता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। ठीक है, पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम या फिर ट्रिटिकम स्पेल्टा। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा जो कॉमन ब्रेड व्हीट होता है इसका नाम क्या होता है, ये होता है ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। लेकिन ये तो आप सभी को पता है, ठीक है, मान लिया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट का नाम बताइए, या फिर आपसे कोई ऐसे पूछ लिया जाता है कि इंडियन ड्वार्फ व्हीट का नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे। एक है मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, एक होता है इंडियन ड्वार्फ व्हीट। मतलब एक होता है मैक्सिकन बोना गेहूँ, एक होता है भारतीय बोना गेहूँ। अब इन दोनों के अगर आपसे नाम पूछ लिया ऐसा है तो आप क्या बताओगे। तो अब यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, जो बात वो आपको क्या याद रखनी है, याद रखिएगा जो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम है या फिर ट्रिटिकम एस्टिवम है, तो ये तो क्या होता है याद रखिएगा मैक्सिकन। मैक्सिकन बोना गेहूँ तो कौन सा होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। मैक्सिकन बोना गेहूँ कौन सा होता है, एस्टिवम होता है। और अगर आपसे पूछ लिया था भारतीय बोना गेहूँ तो वो कौन सा होता है, याद रखिएगा स्फेरोकोकम होता है। दोनों को याद रखिएगा, आपसे कोई भी पूछ सकता है या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट टिटिकम एस्टिवम होता है और इंडियन ड्वार्फ व्हीट मतलब भारतीय बोना गेहूँ वो कौन सा होता है, टिटिकम स्फेरोकोकम होता है। नेक्स्ट इसमें हम जानेंगे जिसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन ड्वार्फ व्हीट कौन सा है, मतलब इसका आपको बॉटनिकल नेम बताना है। तो अभी हमने जाना कि जो मैक्सिकन होता है ये होता है ट्रिटिकम एस्टिवम और इंडियन ड्वार्फ व्हीट मतलब भारतीय बोना गेहूँ ये कौन सा होता है, ये होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। मतलब यहाँ पर जो आपको एक कॉमन नाम दे रखा है, एक दे रखा है आपको बॉटनिकल नेम। अब इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कौन सा यहाँ पर गलत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक को देख लेते हैं कि एमर गेहूँ को ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं, अच्छी बात है, ये सही है। मैक्रोनी गेहूँ को ट्रिटिकम ड्यूरम कहते हैं, ये भी सही है। मैक्सन गेहूँ को ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन भारतीय ड्वार्फ व्हीट को ट्रिटिकम वल्गेयर नहीं कहते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में ये जाना है कि भारतीय बोना गेहूँ को क्या बोला सा है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम बोला सा है। क्या बोला सा है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम बोला सा है। तो आसानी से इसका पता चल गया कि कौन सा यहाँ पर गलत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गेहूं का उद्भव स्थान मतलब ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, दक्षिणी अमेरिका, मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया या फिर यूरोप। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको क्या पहचाना है गेहूं का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है। तो साथ साथ आप कमेंट करते रहिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है उद्भव स्थान तो ये क्या होता है, मध्य एशिया या फिर टर्की। क्या होता है इसका ओरिजिन प्लेस, ये होता है मध्य एशिया या फिर टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि कॉमन क्वेश्चन है कि सामान्य रोटी वाला जो गेहूं होता है इसमें 2n =
42 होते हैं। लेकिन ये कौन सा गुणित होता है? जैसे कि मान लीजिए डिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, फिर ट्राइप्लॉइड होता है। यहाँ पर आपको एक विशेषता दे रखी है कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, याद रखिएगा 42 होती है। इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 42, है ना। लेकिन वो कौन सा है? वो डिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, फिर ट्राइप्लॉइड होता है। याद रखिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आपको याद रखना है। तो जो सामान्य गेहूँ होता है, जो कॉमन ब्रेड व्हीट होता है, वो क्या होता है? याद रखिएगा हेक्साप्लॉइड। क्या होता है? 60 गुणित होता है, 60 गुणित होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिकन बोना गेहूँ भारत में किसके द्वारा लाया गया? याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि मैक्सिकन बोना गेहूँ भारत में किसके द्वारा लाया गया? डॉक्टर N.E. बोरलो के द्वारा, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के द्वारा, डॉक्टर सुब्रमण्यम के द्वारा, या फिर डॉक्टर V.P. पाल के द्वारा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि जो मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट है, मैक्सिकन बोना गेहूँ है, ये भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो मैक्सिकन बोना गेहूँ है, इसे भारत में किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था, याद रखिएगा, डॉक्टर N.E. बोरलो के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था डॉक्टर N.E. बोरलो के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि विश्व में गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, या फिर चीन। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है ओवरऑल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, वो कहाँ पर है? भारत में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, रूस में होता है, या फिर चीन में होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज़्यादा जो याद रखिएगा गेहूं का क्षेत्रफल है, ये भारत में ही होता है। कहाँ पर होता है? भारत में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है? ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि प्रथम स्थान तो किसका है? चीन का है। ठीक है, लेकिन आपको पहचानना क्या है यहाँ पर कि गेहूं का जो उत्पादन किया जाता है, इसके सेकंड स्थान पर कौन आता है? कौन सा देश आता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि भारत होता है, अमेरिका होता है, रूस होता है, फिर चीन होता है। तो चीन तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये तो फर्स्ट स्थान है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर तो कौन है? चीन है गेहूं के उत्पादन में। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? सेकंड पोजीशन पर कौन है? तो अब हमारे केवल 3 ऑप्शंस बचते हैं, रूस हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और भारत में हुआ। तो इसे आप कैसे करोगे सोल्व? ठीक है, तो इसे आप आसानी से कर ही सकते हो, क्योंकि अभी हमने जाना कि जो भारत का, मतलब याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है गेहूँ का, ये कहाँ पर है? भारत में है। लेकिन जो फर्स्ट प्रोडक्शन लिया था, ये तो लिया है चीन में। और जो द्वितीय स्थान पर आता है, मतलब जो उत्पादन दूसरे स्थान पर आता है, वो आता है भारत का आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है गेहूँ की प्रथम किस्म जो कि कम लंबाई, लॉजिंग रेजिस्टेंस व अधिक उपज देने वाली होती है, उसका नाम क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि वह प्रथम किस्म कौन सी है गेहूं की जिसकी कम लंबाई होती है, लॉजिंग रेजिस्टेंस होती है और अधिक उपज देने वाली होती है? वो कौन सी उपज, सॉरी कौन सी वेराइटी है, ये आपको पहचाना है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। डिजीवुजिन, नोरिन 10, लार्मारोजो, या फिर चोनेरो 64। आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो याद रखिएगा ये होती है नोरिन 10 होती है। कौन सी होती है? याद रखिएगा वो किस्म है, वो होती है नोरिन 10 होती है, जो क्या होती है? कम लंबाई वाली होती है, लॉजिंग रेजिस्टेंस होती है और अधिक उपज देने वाली वेराइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है कि अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए जो तापक्रम होता है, उसकी कितनी आवश्यकता होती है, मतलब कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 20 से 23 डिग्री, 23 से 25 डिग्री, या फिर 16 से 20 डिग्री। सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप साथ साथ कमेंट करते रहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दाने भरने की अवस्था। अब याद रखिएगा कुछ, जैसे कि मान लीजिए हम सिंचाई करते हैं, तो उसकी अलग अलग फेजेज होती है, अलग अलग क्या होती है? स्टेजेस होती है। ठीक है, अलग अलग फेज होती है, अलग अलग अवस्था होती है। तो उन्हीं में से एक अवस्था कौन सी है? गेहूं में दाना भरने की। ठीक है, तो उसके समय आपसे पूछा गया तापमान,
तो कितनी आवश्यकता होती है, वो होती है 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि गेहूं का जो इन्फ्लोरेंस होता है, गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है, इसे क्या बोला जाता है या फिर किस नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो, सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि ईयर, रेशम, पेनिकल या फिर अम्बेल। गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है उसे क्या कहलाता है या फिर उसे क्या कहा जाता है, बाली, रेशम, पेनिकल या फिर अम्बेल। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है पेनिकल, तो पेनिकल तो किसका होता है, कल ही हमने आपको बताया था कि धान का जो इन्फ्लोरेंस होता है, जो पुष्पक्रम होता है, इसे क्या बोला जाता है, पेनिकल बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है गेहूं, तो गेहूं का जो इन्फ्लोरेंस होता है, जो पुष्पक्रम होता है, ये क्या कहलाता है, याद रखिएगा, ये कहलाता है ईयर, बाली या फिर स्पाइक कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक और आप नोट कर ले कि इसे स्पाइक, सॉरी स्पाइक नहीं बोला जाता शायद इसे, हाँ स्पाइक बोला जाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर ले कि गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है, इसे ईयर, बाली या फिर स्पाइक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पाइक बोला जाता है। इसके साथ साथ इसी के सामने, ठीक है, जैसे आप नोट करते हो इसे, तो इसी के जस्ट सामने एक और पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर ले कि जो केला का पुष्पक्रम होता है, जो केला का पुष्पक्रम होता है, वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा, स्पेडिक्स कहलाता है, स्पेडिक्स कहलाता है। ठीक है, ये होता है स्पाइक और ये होता है स्पेडिक्स। दोनों का याद रखना, क्योंकि याद रखिए इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इन दोनों को आप एक साथ नोट करें। ठीक है, जब भी आप नोट कर रहे हो उसके साथ साथ आप गेहूं का तो लिख ही ले, ईयर, बाली या स्पाइक कहते हैं, और केला का क्या कहा जाता है, स्पेडिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गेहूं की उचित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, 50, 75, 100 या फिर 125। क्वेश्चन को आप सही से नोट करिए कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि गेहूं की जो बीज दर होती है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, वो कितनी होती है, 50, 75, 100 या फिर 125। तो जल्दी से राइट आंसर इसका बताते रहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको बस ऑप्शंस पहचाना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, याद रखिएगा, जो गेहूं की जो बीज दर होती है, ये होती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गेहूं की फसल के लिए जो 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक विशेषता बता रखी है, गेहूं जो होता है उसकी यहाँ पर एक विशेषता आपको दे रखी है। क्या दी गई है, याद रखिएगा, कि जिसका जो उत्पादन होता है, जिसकी जो उपज होती है, वो कितनी होती है, 50 क्विंटल होती है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो आवश्यकता होती है, मतलब जिसे एन, पी और के की आवश्यकता होती है, वो कितनी होती है। बस आपको यहाँ पर ये पहचाना है कि एन, पी की जो मात्रा दी जाती है गेहूं में, वो कितनी दी जाती है। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे। तो आप यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो, जहाँ पर आप नाइट्रोजन की मात्रा देख रहे हो 100 से 150, फास्फोरस की आप मात्रा देख रहे हो 70 से 80 किलोग्राम, और पोटास की आप यहाँ पर मात्रा देख रहे हो 125 से 150 किलोग्राम। मतलब याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था कि एनपीके की मात्रा की कितनी आवश्यकता होती है। तो आपको क्या बताना है, नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर, ये दी जाती है 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस की पूछी जाती है, तो आपको क्या बताना है कि 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर आपसे पूछता है पोटास, तो पोटास की कितनी आवश्यकता होती है, ये होती है 125 से 150 किलोग्राम। ठीक है, तो आसानी से आप याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है कि सामान्यतः है गेहूँ। ठीक है, अब यहाँ आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने पिछला किया था, जो रिसेंटली क्वेश्चन हमने किया था, इसमें क्या पूछा गया था कि 50 टन, क्या यार, सॉरी, यहाँ पर 25 क्विंटल है या फिर 50 क्विंटल है। तो याद रखिएगा, ये जो मात्रा होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, ये क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर जो उत्पादन आपको दे रखा है, यहाँ पर जो आपको उपज दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्पेशल क्राइटेरिया दे रखा था कि जो उसकी उपज है वो कितनी होती है, वो होती है 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो भी मात्रा जानी एनपीके की, वो किसके अकॉर्डिंग जानी, 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग जानी। लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सामान्यतः गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता कितनी होती है।
यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो इनमें से आपको पहचानना होगा कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो सभी ऑप्शंस आप देख लीजिए अच्छे से और राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा, जिसने भी कमेंट किया है बी, उसका राइट आंसर है। क्योंकि याद रखिएगा जो सामान्य गेहूँ होता है इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता 120 किलोग्राम, फास्फोरस की आवश्यकता 60 किलोग्राम और पोटास की आवश्यकता 30 किलोग्राम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास, डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है। किसमें आपको यहाँ पर बताना है, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट में आपको बतानी है। किसकी मात्रा बतानी है, सही से देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मात्रा दी गई है नाइट्रोजन की, फिर उसके बाद में फास्फोरस और उसके बाद में दी गई है पोटास की। ठीक है, तीनों का अलग अलग आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। इनमें से आपको पहचाना है कि डीएपी में कितना तो नाइट्रोजन होता है, कितना आपको फास्फोरस मिलता है और कितना यहाँ पर पोटास देखने को मिलता है डीएपी में। तो सभी ऑप्शंस आप पहले अच्छे से देख लीजिए, सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं और जल्दी से राइट आंसर हमें बताइए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है डीएपी, तो डीएपी में 18%, डीएपी में 18% तो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। 46% मतलब 46% फास्फोरस होता है और पोटास बिल्कुल भी नहीं पाया ऐसा है। डीएपी में अगर आपसे पूछता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना होता है, 18%। अगर आपसे पूछता है फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है 46%। और अगर आपसे पूछता है पोटास, तो पोटास बिल्कुल भी नहीं पाया है, मतलब 0% होता है। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे बस आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के लिए पूछ लिया ऐसा है, लेकिन पूछा ज़रूर जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसे ज़रूर नोट कर ले कि डीएपी में नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46% और पोटास बिल्कुल भी नहीं, मतलब 0% पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि धान में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। सल्फर कोटेड यूरिया के द्वारा, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स के द्वारा, नीलहरी सेवाल के द्वारा, या फिर एवीवी दोनों। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, जो उपयोग क्षमता है, ठीक है, ये कैसे बढ़ाई जा सकती है। सल्फर कोटेड यूरिया के द्वारा, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स के द्वारा, नीलहरी सेवाल के द्वारा, या फिर ए व बी ऑप्शंस दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये होगा डी। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा जो नाइट्रोजन उर्वरक दिए जाते हैं धान में, इसके लिए हम क्या करते हैं, सल्फर कोटेड यूरिया को हम अप्लाई करेंगे और इसके साथ साथ याद रखिए यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे जो उससे मिलने वाला जो नाइट्रोजन आता है, जो इससे जो मिलने वाला खेत को वो मिलने वाला जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब इसकी जो उपयोग क्षमता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसके मध्य संकरण से ट्रिटिकेल को प्राप्त किया गया था। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो ट्रिटिकेल प्राप्त किया गया था ये किन किन के मध्य संकरण से, किन किन के क्रोस से इसे प्राप्त किया गया था। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट तो आपको ये तो पक्का पता होगा कि ये किसके संकरण से बनाई गई थी या फिर जनरेट की गई थी। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी और वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, गराती। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट है उनको जल्दी से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, गेहूँ इंटू राई, जई इंटू जौ, गेहूँ इंटू जौ, या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, गेहूं का जब क्रॉस कराया गया था राई से, या फिर जई का क्रॉस करवाया था जौ से, या फिर गेहूं का क्रॉस करवाया गया था जौ से। आपको क्या लगता है कि जो ट्रिटिकेल को प्राप्त किया गया था ये किन के मध्य क्रॉस से बनाया गया था या फिर जनरेट किया गया था। तो अब यहाँ पर आपको सोल्ट्री का हमने आपको सामने दे ही रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पहचाना है गराती। तो मतलब गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रिटिकेल को प्राप्त किया गया था। गेहूं इंटू राई के क्रॉस से किसको प्राप्त किया गया था, ट्रिटिकेल को प्राप्त किया गया था। मतलब कौन सा राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, फेलेरिस माइनर किस कुल से संबंधित है। क्या पूछा गया है कि जो फेलेरिस माइनर, अभी फेलेरिस माइनर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ होता है घेऊसा। क्या होता है ये, घेऊसा। अब ये घेऊसा होता क्या है, एक प्रकार का खरपतवार होता है। क्या होता है, घेऊसा एक प्रकार का खरपतवार होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो गेहूं होता है इसका नकलची खरपतवार कौन सा होता है।
तो याद रखिएगा जो गेहूँ सा होता है तो ये क्या होता है, गेहूँ का ही एक नकलची खरपतवार होता है, मतलब हूबहू इसकी समान ही दिखाई देता है। आप ज़्यादा इनको पहचान नहीं सकते कि ये गेहूँ सा या फिर गेहूँ है। बस इनमें कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होते हैं, उनकी कुछ सिम्टम्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको पहचाना जाता है। ठीक है, तो वैसे आप नहीं पहचान सके, बस इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग इनको आप पहचान सकते हो। इसके साथ साथ याद रखिएगा गेहूँ सा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो इसे बोला जाता है गेहूँ का मामा। आप इन सभी पॉइंट को नोट जरूर कर ले। ठीक है, कि गेहूँ का मामा भी गेहूँ सा को ही बोला जाता है। इसके साथ साथ गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा भी इसे ही बोला जाता है। ठीक है, ये इसके कॉमन नाम है जो कि आपसे कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि गुल्ली डंडा किसे बोला जाता है। तो याद रखिएगा गुल्ली डंडा किसे बोला जाता है, फेलेरिस माइनर, मतलब गेहूँ सा को ही बोला जाता है। ठीक है, याद रहेंगे। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि जो फेलेरिस माइनर है, मतलब जो गेहूँ सा है, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का गेहूँ का एक नकलची खरपतवार होता है, इसका कुल कौन सा है, इसकी फैमिली कौन सी है, साइप्रेसी, ग्रेमनी, सोलेनेसी या फिर मालवेसी। ठीक है, सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, बस आपको पहचाना क्या है इसकी फैमिली कौन सी होती है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आपको टाइम भी दिया है यहाँ पर कुछ सेकंड का, तो उसमें आप बता सकते हो। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ग्रेमिनी। ठीक है, जो गेहूँ सा होता है इसका कुल कौन सा होता है, ये होता है ग्रेमिनी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जिससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो यूज़फुल है, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ आपको कई बार बताया भी जाता है कि यार शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत कीमती होता है। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। और अगर आप अच्छी से अच्छी वीडियोस पाना चाहते हो, यार इतना तो कर ही दिया करो। अगर आपका हक है, हमारा हक है स्ट्रगल करना, आपका इतना तो हक होगा ना कि आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी हमें करा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इससे हमारी अर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप मान ले कोई यहाँ पर स्टूडेंट ये सोच रहा है कि आप जो लाइक करते हो, जो डिसलाइक करते हो, इससे हमारी अर्निंग का या फिर इनसे हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो ये डाउट आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इससे हमारी कोई अर्निंग नहीं होती है, चाहे आप लाइक करो या फिर नहीं करो, हमारी जो अर्निंग है वो रहेगी। ठीक है, वो घटेगी भी नहीं और वो आपकी लाइक से बढ़ेगी भी नहीं। क्यों, क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चलता है। बस हम जो लाइक यहाँ बोलते हैं आपको बार बार, ये बस बोलते हैं कि हमारी वीडियोस आपको पसंद भी आ रही है या फिर नहीं आ रही है, बस इसका एस्टिमेट हम करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा मत सोचो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, अगर नहीं आए तो डिसलाइक कर दिया करो। ठीक है, यहाँ पर किसी पे प्रेशर नहीं है कि आप बस लाइक ही लाइक करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, अगर नहीं आती है तो यार डिसलाइक करो। ठीक है, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि हमारी जो वीडियोस आ रही है ये आपको पसंद भी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, बस इसलिए हम बोलते हैं। ओके, तो शायद आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है 55। तो 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में स्थापित करने से नाइट्रोजन का ह्रास से बचाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये तो क्वेश्चन हम कर लेंगे। इसके साथ साथ यार मैंने कई बार आपको देखा है कि आप लाइव चैट में बहुत सारे गलत कमेंट करते हो। तो यहाँ पर आपके लिए एक वार्निंग मैं दे देता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि आप कुछ भी यहाँ पर बोल लोगे, ठीक है, लाइव चैट में अगर आप मान लीजिए दूसरे चैनल पर बोल रहे हो, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर हो, अगर आप मेरी क्लास ले रहे हो, तो यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग आपको भी चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप गलत कमेंट्स कर रहे हो, अगर किसी ने आपकी कमेंट की, और यहाँ पर मैं आपको स्पेशल बोलता हूँ कि गर्ल्स के साथ आप बहुत बदतमीज करते हो। ठीक है, अगर गर्ल्स मेरे को यहाँ पर कुछ भी बताती है कि मेरे साथ कुछ भी गलत बोल रहे हैं, तो आपको चैनल से रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि सर से सॉरी वगैरह बोल देंगे तो काम चल जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप यार क्लास लेना ही चाहते हो अच्छे से, तो अच्छे से बनिए ना। आपके सारे यानी मैं केवल 20 मिनट की यहाँ पर क्लास लेता हूँ, तो केवल 20 मिनट ये नहीं है कि बस 20 मिनट आपने टाइम पास कर लिया, इसके लिए आप मत आओ। यहाँ पर मैं पहले ही ऑलरेडी लॉर्ड्स क्लास तो लेता नहीं हूँ। ठीक है, लॉन्ग क्लास आपकी लेता नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा बोरियत फील करो, वो मैं यहाँ पर नहीं चाहता।
लेकिन आपका इतना तो हक है ना कि आप जब भी क्लास ले रहे हो, मान लीजिए 10 मिनट की ले रहे हो, 15 मिनट की ले रहे हो, 20 मिनट की ले रहे हो, तो अच्छे से ले सकते हो। ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ गर्ल्स भी यहाँ पर लाइव चैट करती है, लाइव वो पढ़ना चाहती है, तो अच्छी बात है ना, वो पढ़ रही है, लेकिन आप क्यों उन्हें डिस्टर्ब करते हो यार? देखते हैं ना, वो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको बदतमीजी करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको तो कोई शर्म है नहीं। तो इसलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि अगर आपका कुछ भी गलत कमेंट आता है, ठीक है, और गर्ल्स को स्पेशली, अगर आपको गर्ल्स कोई भी बोलता है, यानी गर्ल्स को कुछ भी गलत बोलता है, तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए, उसका नाम आप बताइए, उसको चैनल से हटा दिया जाएगा। चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन आपको चैनल से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से, और अगर आप चैट करते हो तो अच्छे से करो, किसी प्रकार की कोई गलत फहमी में मत रहना। ओके, तो अब आते हैं हमारी क्लास पर। मैं बोलना तो नहीं चाहता यार, लेकिन फिर कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी बदतमीजी करते हो। जैसे कि मान लीजिए एक दीपक ही नाम था, दीपक जाट, उसको मैंने हटाया है, कल ही हटाया है, क्योंकि वो बहुत सारे दोनों चैनल पे कर रहा था। वो दोनों चैनल पे था, दोनों की क्लास ले रहा था। उससे तो अच्छी बात है ना कि ये वो दोनों क्लास ले रहा है, लेकिन वो पढ़ने से ज़्यादा तो बकवास कर रहा था, इसलिए उसे हटाना पड़ा। तो आप यार ऐसे में मत आइए, ठीक है, अच्छे से क्लास लीजिए, अच्छे स्टूडेंट बनिए। ओके, सो बी कोऑपरेट। चलो यार छोड़ते हैं, कुछ ज़्यादा ही बकवास हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में स्थापित करने से नाइट्रोजन को हाथ से बचाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये जानेंगे कि एक होता है अमोनिकल, एक होता है नाइट्रेट। एक होता है अमोनिकल, एक होता है नाइट्रेट। ठीक है, तो एक होता है नाइट्रेट उर्वरक, एक होता है अमोनिकल। तो नाइट्रेट को किस में दिया ऐसा है और अमोनिकल को किस में दिया ऐसा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसे हम दोनों को डायरेक्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा ये दोनों ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि जो नाइट्रोजन के उर्वरक होते हैं, एक नाइट्रेट रूप में, एक होते हैं अमोनिकल रूप में। तो जो नाइट्रेट का प्रयोग कैसा है, ये किस जोन में किया सा है, और उसका प्रयोग है एक किस जोन में किया सा है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अमोनिकल उर्वरकों का जो प्रयोग कैसा है, ये किस में किया सा है, ये क्या सा है, याद रखिएगा रेड्यूस्ड जोन में किया सा है। किस में किया सा है, रेड्यूस्ड जोन में किया सा है। आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि रेड्यूस्ड जोन में तो किसका प्रयोग किया सा है, ये किया सा है, याद रखिएगा अमोनिया का, मतलब अमोनिकल रूप का प्रयोग किया सा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है ऑक्सीडाइज, तो इसमें प्रयोग किया सा है नाइट्रेट का, इसमें प्रयोग किया सा है नाइट्रेट का। और रिड्यूस्ड जोन में किसका प्रयोग किया सा है, अमोनिया का प्रयोग किया सा है अपन, मतलब अमोनिकल जो उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग रिड्यूस्ड जोन में किया सा है। ठीक है, तो आसानी से समझ गए इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कल ही आपको बताया था कि हरित क्रांति किन फसलों में सबसे ज़्यादा सफल रही। हरित क्रांति मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसकी शुरुआत 1966 से 67 के मध्य की गई थी, इसका जो असर था, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था, ये किस फसल पर पड़ा। गेहूँ व आलू पर, गेहूँ व चावल पर, चाय व कॉफ़ी पर, जौ व चावल पर। तो याद रखिए इसका जो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा था, सबसे ज़्यादा इसका जो इफेक्ट हुआ था, वो किस फसल पर हुआ था, ये हुआ था, याद रखिएगा गेहूँ व चावल पर हुआ था। किस पर हुआ था, गेहूँ व चावल पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिए, ये जो यहाँ पर डाटा दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा पुराना है, इसलिए इसे हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आप गलत डाटा याद करो, ये हम नहीं चाहते। ठीक है, बस आपको जब भी आपकी क्लास लगे, मान लीजिए आपकी 20 में लग रही है या फिर 2021 में लग रही है, बस आप वहीं का, मतलब उसी टाइम का आप डाटा देखें, वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अभी से डाटा याद करोगे, कितने भी पुराने के आप कर लोगे डाटा याद, वो काम नहीं आने वाले। क्यों, क्योंकि आपकी जब एग्ज़ाम होती है उसी टाइम का केवल आपको डाटा याद रखना है। क्यों, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका माना जाता है। ठीक है, इसलिए डाटा आप हमेशा उसी टाइम याद किया करो जब आपकी एग्ज़ाम हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि धान की फसल में अकोइची रोग, धान की फसल में अकोइची रोग किसकी टॉक्सिटी, मतलब किसकी विषालिता के कारण होता है। जस्ता, फास्फोरस, लोहा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो याद रखिएगा ये कुछ धान के क्वेश्चंस यहाँ पर रह गए थे, उनको यहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि धान की फसल में जो अकोइची रोग हो जाता है, ये किससे होता है। याद रखिएगा ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड से होता है।
और जिसका सिंबल क्या होता है, H2S होता है। धान की फसल में जो अकोइची रोग हो जाता है ये किसके कारण होता है, ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि पीएच मान 4.0 पर किस फास्फोरस आयन की प्रधानता होती है। यहाँ पर आपको पीएच दे रखा है 4 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो फास्फोरस होता है, जो फास्फोरस उर्वरक होता है उसका कौन सा रूप सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया कि जो 4 पीएच वह जो फॉर्म होती है फास्फोरस की, जो फॉर्म होती है वो किस रूप में होती है, या फिर जो उपयोग किया जाता है फास्फोरस का एक किस रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इनमें से जो राइट आंसर रहेगा याद रखिएगा ये होगा सेकंड ऑप्शन। कौन सा रूप लिया जाता है 4 पीएच पर, ये लिया जाता है याद रखिएगा H2PO4-। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि गेहूं में प्रथम सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए। तो जो फर्स्ट इरिगेशन की जाती है गेहूं में ये कब की जाती है, आप सभी को पता है CRI स्टेज पर करते हैं, जो कि क्या होती है याद रखिएगा गेहूं की एक क्रिटिकल स्टेज होती है, मतलब क्रांतिक अवस्था होती है। गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, CRI स्टेज। और CRI की फुल फॉर्म क्या होती है, CRI की याद रखिएगा क्राउन रूट इनिशिएशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है याद रखिएगा क्राउन रूट इनिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गेहूं में किसके उपयोग से फेलेट्स माइनर का नियंत्रण किया जाता है, मतलब कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, गेहूंसा का। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे कि जो गेहूंसा का जो नियंत्रण किया जाता है गेहूं में, इसके लिए हम किस वीडीसाइड का हम प्रयोग करते हैं, 2,4-D का, आइसोप्रोट्यूरान का, एट्राइजिन का, या फिर ग्रेमेक्सोन का। आपको क्या लगता है कि राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा जो गेहूंसा को यहाँ पर नष्ट किया जाता है या फिर गेहूंसा का जो कंट्रोल किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आइसोप्रोट्यूरान के द्वारा किया जाता है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो सल्फोसल्फ्यूरान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है याद रखिएगा गेहूंसा का नियंत्रण ये किया जाता है आइसोप्रोट्यूरान के द्वारा और सल्फोसल्फ्यूरान के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, आइसोप्रोट्यूरान या फिर सल्फोसल्फ्यूरान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि फेलेटिस माइनर के 1000 दानों का वजन कितना होता है। आपको क्या बताना है कितने ग्राम होता है, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 22 ग्राम या फिर 40 ग्राम। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए कि जो गेहूंसा होता है 1000 दानों का वजन, कल ही आपको बताया था, एक होता है 1000 दानों का वजन, एक होता है 100 दानों का वजन। तो 100 दानों के वजन को क्या कहते थे, 100 दानों का जो वजन होता है उसे क्या कहते थे, तो उसे बोला जाता था याद रखिएगा सीड इंडेक्स। क्या बोला जाता था, सीड इंडेक्स। और 1000 दानों का जो वजन होता है उसे बोला जाता है टेस्ट वेट। 100 दानों का वजन सीड इंडेक्स, 1000 दानों का वजन टेस्ट वेट। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि जो गेहूंसा होता है उसका टेस्ट वेट कितना होता है, तो मात्र और मात्र इसका होता है 2 ग्राम होता है। कितना होता है गेहूंसा का टेस्ट वेट, ये होता है मात्र और मात्र 2 ग्राम होता है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि गेहूं से पूछे जाने वाला लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आज हमने टॉपिक किया है गेहूं, क्योंकि गेहूं से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपसे बनते थे, आपसे एग्जाम में पूछे जाते थे, उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, करनाल में या फिर बीकानेर में। तो आपको क्या लगता है कि गेहूं अनुसंधान जो निदेशालय है WDR है, ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, करनाल में या फिर बीकानेर में। तो अगर आपसे पूछता है गेहूं अनुसंधान निदेशालय, तो यही कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा करनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, करनाल में स्थित है। ठीक है, तो आज हमने जो गेहूं है इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट यहाँ पर कर लिखे हैं। तो कल की जो हमारी क्लास रहेगी ये रहेगी गन्ना। ठीक है, गन्ना से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कल हम जो यहाँ पर कवर करेंगे ये करेंगे गन्ना। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।